हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आज का आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी आज हमें तीव्रता निकालनी है, लेकिन आवेशों के निकाय के कारण निकालनी है। तो देखिए, आवेशों के निकाय के कारण जब तीव्रता निकाली जाती है तो आप अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, कैसे इसका यूज करते हैं, देखते हैं हम। देखिए, यहां पर हम क्या कहेंगे, किसी बिंदु पर स्थिर बिंदु आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण तीव्रता के सदिश योगफल के बराबर होती है। देखिए, क्या इसमें बताया गया है हमारे पास। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक P बिंदु है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक P बिंदु है और यहां पर एक Q1 आवेश रखा है, यहां पर एक Q2 आवेश रखा है, ऐसे ही Q3 आवेश, Q4 आवेश, Q5 आवेश, ऐसे बहुत सारे आवेश हम ले सकते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक आवेश और रख देता हूं जिसको आखिरी आवेश हम बोल देंगे, चाहे आप उसको कौन सा भी समझें, Q बेस N। Q बेस N का मतलब है तीसरा आवेश या चौथा आवेश या पांचवा, यानी आखिरी जो आवेश हमने लिया है। स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं हम, हमसे कोई कहता है कि इस बिंदु P पर Q1, Q2, Q3 आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी होती है उस पर हमें क्या रखना पड़ता है, एक परीक्षण आवेश। सबसे पहले तो हम यहां पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे Q0। अब हमें इस P बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। इस P बिंदु पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस Q1 के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करनी चाहिए, इस Q2 के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करनी चाहिए, और इस Q बेस N आवेश के कारण P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी चाहिए। Q1 के कारण P पर, Q2 के कारण P पर और Q बेस N के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करनी चाहिए, और फिर उसे क्या कर देना चाहिए, उसका सदिश योगफल कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स, हम इसमें यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। मैंने पहले जो टॉपिक एक्सप्लेन किया था उसमें बताया था कि तीव्रता के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो तीव्रता का फॉर्मूला होता है हमारा E वेक्टर बराबर में F वेक्टर अपॉन Q0, और एक और तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर में KQ अपॉन R स्क्वायर। और जब इस फॉर्मूले को बताते समय मैंने आपको बताया था कि यह फॉर्मूला तब उपयोग किया जाता है जब आपसे कोई कहता है कि किसी आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी जब आपको किसी आवेश से कुछ दूरी पर तीव्रता ज्ञात करनी हो तो हमें तीव्रता के इस फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है। कौन से फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए, यहां पर हमारे पास इसी फॉर्मूले का उपयोग हम करेंगे और क्या लिखेंगे, Q1 के कारण P पर तीव्रता ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से, KQ अपॉन R स्क्वायर से। तो देखिए क्या है हमारा, फॉर्मूला है E बराबर में
के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नियतांक के का के आएगा, क्यू आवेश। अब देखिए आपके पास क्या है, यहां पर दो आवेश दिख रहे हैं। अगर मैं Q1 के कारण P पर तीव्रता निकालता हूं तो इन दोनों के बीच में आपको पता है दो आवेश हैं, तो फिर कंफ्यूज हो गए होंगे आप कि कौन सा आवेश है। ये आवेश सोर्स चार्ज है, यानी जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा। तो इन दोनों में कौन से की वजह से होगा, Q1 की वजह से। तो यहां पर Q की जगह क्या लिखेंगे, Q1। अब क्या है, दूरी, किन के बीच की दूरी चाहिए हमें इन दोनों आवेश के बीच की दूरी चाहिए। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है R01 नाम दे दिया मैंने, तो मैं क्या लिखूंगा, R01 का स्क्वायर फॉर्मूले के हिसाब से। चूंकि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो मैं इसे क्या बना दूंगा, सदिश फॉर्म में बनाऊंगा। तो सदिश फॉर्म में बनाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एकांक सदिश लगाना पड़ेगा। तो मैं इसी को बना देता हूं, ये मैंने एकांक सदिश लगा दिया। तो ये मैंने क्या ज्ञात कर लिया, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर ली। अब इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करूंगा इसी फॉर्मूले के हिसाब से। तो देखिए क्या है हमारे पास, इसके कारण ज्ञात करूंगा तो देखिए K का K आएगा, फिर आना चाहिए आवेश। तो Q2 और Q0 में से कौन सा आवेश आएगा, Q2 आएगा। ये वो आवेश है जिसकी वजह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास Q2 आ गया। अब चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के, इस और इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी ली जाएगी, R02। तो मैं लिखूंगा R02 और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। चूंकि फिर भी इसको भी हम क्या बनाएंगे, सदिश राशि, तो इसके सामने क्या लगाएंगे, एकांक सदिश। तो ये R02 कैप। अब ऐसे ही अगर तीसरा आवेश होता तो हम तीसरे आवेश के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते। चौथा आवेश होता तो चौथे आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करते। यानी हम इसी प्रकार से तीव्रता ज्ञात करते रहते। अब हम क्या करते हैं, आखिरी आवेश के कारण तीव्रता ज्ञात करेंगे, कौन सा है, Q बेस N है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से K Q बेस N और R0 बेस N का स्क्वायर और R0 बेस N का कैप। तो क्या कर लिया मैंने, Q1 के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर ली, Q2 के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर ली और Q बेस N के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर ली। अब इन सब का मैं क्या कर देता हूं, योगफल कर देता हूं, सदिश योगफल कर दूंगा। तो बिंदु P पर क्या प्राप्त हो जाएगी, परिणामी तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। सीधा सा मतलब था हमें कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए जितने भी आवेश उपस्थित हैं उन सभी के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे और उनका क्या कर देंगे, सदिश योगफल कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया। इस फॉर्म को अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, n कैप बराबर में n वेक्टर बटा n मोड। इसी प्रकार से हम इनके फॉर्मूले भी बना सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, E वेक्टर बराबर में क्या होगा, K Q1 बटा R01 का स्क्वायर और इसकी जगह ये जो मेरे पास है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, R01 वेक्टर बटा R01 मोड। मापांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी राशि अगर ऋणात्मक है तो उसे ये क्या बना देगी, धनात्मक बना देगी। उसके बाद प्लस, फिर क्या लिखेंगे, K Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप प्लस डैश 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 करके जाएंगे K Q बेस N R बेस N का स्क्वायर और R बेस N, इसकी जगह वही मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, R0 बेस यहाँ पर N वेक्टर बटा
R0 n मोड। अब देखिए E वेक्टर बराबर में K Q1, अब नीचे आधार समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो घातें कैसे जुड़ेंगी, R01 का क्या हो जाएगा, मोड का क्या ले लेंगे, कैप ले लेंगे। मतलब 2 और एक आधार कितने हो गए, 3 हो गए, 3 घातें हो गई। और ऊपर ये एज लिख देंगे R01 का वेक्टर। देखिए कुछ नहीं किया हमने, के Q1 को एज इट इज लिख दिया, नीचे आधार समान होने से घातें जुड़ गई, घातें कितनी हो गई, 3 हो गई, और इसको एज इट इज लिख दिया। अब ऐसे ही हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, के Q2 अपॉन, सॉरी यहां पे हम इसका लिख देंगे R02 वेक्टर बटा R02 मोड। तो क्या हो जाएगा, आधार समान होकर के घातें जुड़ जाएंगी। R02 यहां कितनी हो गई, Q, और R02 का वेक्टर डैश डैश करके जाएंगे, क्या होगा, K Q बेस N, और नीचे कितना लेंगे, R0 बेस N का, यहाँ पे Q और R0 बेस N का वेक्टर। तो ये हमारे पास जो है क्या प्राप्त हो गया, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिग्मा लगा करके हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, साधारण सा था। क्या था हमारे पास कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें क्या करना चाहिए, उन सभी आवेशों के कारण उस पर तीव्रता निकालेंगे और उनका क्या कर देंगे, सदिश योगफल कर देंगे। इस डायग्राम को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिव तरीके से लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर त्रिविमीय निर्देशांक तंत्र लगा देंगे। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये जेड अक्ष है, ये मूल बिंदु है। जितने भी बिंदु या कण होते हैं उनकी स्थिति दर्शाने के लिए मूल बिंदु के सापेक्ष एक स्थिति सदिश खींचना पड़ता है। तो देखिए इनको हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये हमारे पास R1 वेक्टर हो गया, ये हमारे पास हम कौन सा ले सकते हैं, R2 वेक्टर ले सकते हैं, और ऐसे ही इसको दर्शाएंगे तो क्या लेंगे, R बेस N वेक्टर, और इसकी दिशा पॉइंट की दिशा कर सकते हैं, इसको R वेक्टर ले सकते हैं। तो ये हमारा डायग्राम भी अच्छा दिखेगा जो एग्जाम के हिसाब से बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा है विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत बल रेखा क्या होती हैं, इनके गुण क्या हैं, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत बल रेखा क्या होती है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक विद्युत क्षेत्र है, मेरे पास ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है मैंने, एकांक धनावेश रखा हुआ है। अब ये जो एकांक धनावेश है, जिस भी काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ पर गति करेगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत बल रेखाएं। मैंने क्या कहा कि भाई विद्युत क्षेत्र है, उसमें एकांक धनावेश रखा हुआ है, वो जिस काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ पर गति करेगा उसे हम किसके नाम से जानते हैं, विद्युत बल रेखा के नाम से। परिभाषा के तौर पे हम क्या कहेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश के द्वारा तय किया गया काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। ये मैंने एक समझाने के लिए आपको बताया था। अब देखिए जो विद्युत बल रेखा है, विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। विद्युत बल रेखा क्या करती हैं, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। विद्युत क्षेत्र अगर प्रबल होगा तो विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी, विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा तो विद्युत बल रेखाएं कम होंगी। अब यहां पर हमारे पास जब विद्युत बल रेखाओं के हम क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। भाई पहला अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं एक अंक में, तब आप विद्युत बल रेखा की ये परिभाषा लिख देंगे। लेकिन जब आपसे कहा जाता है कि विद्युत बल रेखाओं के कोई 2 गुण या 4 गुण लिखिए, तो देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उनकी प्रॉपर्टी क्या है।
तो देखिए हमारे पास सबसे पहली बात, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखा हमेशा धनावेश से प्रारंभ होती हैं। ये धनावेश है और ये हमारे पास ऋणावेश है। तो विद्युत बल रेखा जो होंगी वो क्या करेंगी, धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होंगी। पहला गुण क्या है विद्युत बल रेखाओं का, ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। दूसरी बात, मान लीजिए ये विद्युत बल रेखा है आपके पास और आप इस बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं या इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो विद्युत बल रेखा के पथ पर आप जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर आपको क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। विद्युत बल रेखा के पथ पर जिस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे वो उस बिंदु पर क्या बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगी। एक विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक विद्युत बल रेखाएं बंद पास नहीं बनाती हैं। विद्युत बल रेखा क्या नहीं बनाती हैं, बंद पास नहीं बनाती हैं। बंद पास कह सकते हैं आप, लूप कह सकते हैं। इसमें कई बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, उनको क्या लगता है कि धनावेश से विद्युत बल रेखा प्रारंभ हुई है, ऋणावेश पे समाप्त हो गई, ये बंद लूप बन रहा है। ये बंद लूप नहीं बन रहा है। विद्युत बल रेखा धनावेश से प्रारंभ हो रही है और ऋणावेश पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ हो रही है और ऋणावेश पर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अगर लूप बन रहा होता, लूप कैसे बनता, लूप अगर बनता तो विद्युत बल रेखा धनावेश से शुरू होती और वापस खत्म भी कहां पर होती, धनावेश पर ही खत्म होती। अगर ऐसा हो जाता तब क्या बनती, लूप बनती। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें धनावेश से विद्युत बल रेखा प्रारंभ तो हो रही है लेकिन समाप्त कहां पर हो जा रही है, ऋणावेश पर, इसलिए ये लूप भी नहीं बनाती है। एक विद्युत बल रेखा क्या होती है, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसमें विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है। एक इनके अंदर जो गुण होता है उसकी अगर हम बात करें तो ये है कि विद्युत बल रेखा जो होंगी वो अपनी लंबाई के अनुदिश संपीड़ित होंगी, यानी संकुचित होंगी। इसी वजह से जो अलग अलग प्रकृति के आवेश होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण से क्या होता है, असमान प्रकृति के यानी अनलाइक जो चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। और ऐसे ही विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो अपनी लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। जैसे ये दोनों धनावेश हैं तो ये विद्युत बल रेखाएं भी इधर आएंगी और धनावेश के कारण ये इधर जाएंगी, यानी समान प्रकृति के जो आवेश हैं उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो मैंने क्या कहा, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित एकांक धनावेश द्वारा तय किया गया काल्पनिक निष्कोण वक्र पथ क्या कहलाती हैं, विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। ये क्या होती हैं,
ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती हैं, प्रबलता को दर्शाती हैं। अब विद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं का जो गुण है वो क्या क्या है? ये धनावेश से प्रारंभ होकर कहां समाप्त होती हैं? ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। इनके किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर आपको क्या पता लगेगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा पता लगेगी। विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये बंद पास नहीं बनाती हैं। हालांकि आगे आएगा, जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो बंद पास बनाएंगी, ये नहीं बनाएंगी तो कई बार बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक समान क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदिश क्या होती हैं? सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए इनमें असमान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। देखिए, विद्युत बल रेखाओं के आधार पर लगभग 4 प्रश्न हमारे बन रहे हैं। एक, विद्युत बल रेखा किसे कहते हैं? एक, विद्युत बल रेखाओं के गुण बताइए। और गुणों के अंदर हमने 2 क्वेश्चन ले लिए हैं जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं। एक क्वेश्चन हमारा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्यों नहीं काटती हैं? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्यों नहीं काटती हैं? तो देखिए क्यों नहीं काटती हैं। मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं, ये एक विद्युत बल रेखा ये हो गई और एक विद्युत बल रेखा ये हो गई, और इन दोनों का ये क्या है? कटान बिंदु। ये क्या है? कटान बिंदु। अब मान लीजिए कटान बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचे तो हम स्पर्श रेखा कितनी खींच पाएंगे? 2। एक तो हम क्या खींचेंगे? ऐसे खींचेंगे, इधर खींचनी पड़ेगी हमें ऐसे, और एक ऐसे खींचनी पड़ेगी ऐसे। तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाएंगी? 2 दिशा हो जाएंगे। बिंदु एक है और दिशा कितनी हो जाएंगी? 2। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो आपसे जब भी कोई पूछेगा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशा हो जाती है? 1 से अधिक दिशा हो जाती है, जो कि संभव नहीं है। तो आप ऐसे लिख देंगे, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशा हो जाती हैं, जो कि संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत बल रेखाएं बंद लूप क्यों नहीं बनाती हैं? तो देखिए क्यों नहीं बनाती हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और कहां पर समाप्त हो जाती हैं? ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अब मान लीजिए अकेला धनावेशी हो तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ तो हो जाएंगी, प्रारंभ होकर कहां जाएंगी? ये अनंत की ओर जाएंगी। प्रारंभ होकर कहां जाएंगी? अनंत की ओर। और मान लीजिए अकेला अगर ऋणावेश उपस्थित हो तो ऋणावेश पे विद्युत बल रेखा कहां से आएंगी? अनंत से आएंगी। ऋणावेश पर विद्युत बल रेखाएं कहां से आएंगी? अनंत से आएंगी। अब देखिए, यहां से आपको स्पष्ट पता लग रहा है कि ये क्या नहीं बना रही? बंद लूप नहीं बना रही। यानी एकल आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं क्या नहीं बनाती? बंद पास नहीं बनाती। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं, एकल आवेश की उपस्थिति के कारण विद्युत बल रेखा बंद पास नहीं बनाती। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, दोनों बोर्ड में काफी बार पूछे जा चुके हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखाएं, ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद रखता हूँ आप कोशिश करेंगे और भी। इसके अलावा हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।